आज की वीडियो में हम इंडिया के मुसलमानों की शान और हैदराबाद के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फैमिली ट्री की बात करेंगे। वह लीडर जिन्हें आज इंडिया के मुसलमानों का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर मुस्लिम राजनेता माना जाता है और जिन्हें पूरी दुनिया के 500 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आज की वीडियो में हम खास तौर पर देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के बाप दादा कौन थे और ओवैसी खानदान की सियासत में आने की क्या कहानी है। इसके अलावा आज असदुद्दीन ओवैसी की नेटवर्थ या इनके पास दौलत कितनी है। हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे, ये खानदान महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट लातूर में आबाद था जो उस वक्त हैदराबाद की निजाम सल्तनत के कंट्रोल में था और यह लोग मौलाना अब्दुल वाहिद की क़यादत में निजाम राज के मरकज यानी हैदराबाद दक्कन हिजरत कर आए। आप एक आलिम दीन, एक वकील और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अकीदतमंद थे। इनकी सियासी ज़िंदगी को समझने के लिए हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM की बुनियादों को समझने की ज़रूरत है। पहले इस पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM कहा जाता था, जिसकी बुनियाद सन 1927 में हैदराबाद के नवाब महमूद खान ने रखी थी। सन 1944 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमाल आई कासिम रिजवी के हाथों में। वही कासिम रिजवी जिसको रजाकार मूवमेंट का फाउंडर भी माना जाता था। लेकिन पार्टीशन के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने MIM को कुचलते हुए इनके खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस ऑपरेशन में हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया और तमाम रजाकार और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम रिजवी को सन 1957 में सिर्फ एक शर्त पर रिहा किया गया कि पाकिस्तान चले जाओ। सन 1958 में पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने कमाल दी अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों में। यहाँ से ओवैसी खानदान की सियासत की शुरुआत होती है। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया, जो आज भी इसी नाम से जानी जाती है। आगे जाकर सन 1975 में इस पार्टी की बागडोर अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी कि सलाहुद्दीन ओवैसी के पास आई। यह वही सलाहुद्दीन ओवैसी है जिनको आमतौर पर सालारे मिल्लत के नाम से जाना जाता था और जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी कि वालिद थे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बारे में माना जाता है कि उनका यह ख्याल था कि वह अपने इस पार्टी को मुसलमानों की सियासी ताकत बनाए। उनको अक्सर अपनी तकरीरों और अपने बयानों में भी यह कहते हुए सुना जाता था कि मुसलमानों सियासी ताकत हासिल करो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश करो। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जो बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे, उन्होंने सन 1962 में पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। यह अपनी इस पार्टी से विधायक बनने वाले भी इतिहास के पहले इंसान थे और उसके बाद तो मानो एक के बाद एक इन्होंने लगातार 6 विधायकी के इलेक्शन जीते और फिर सन 1984 में फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अब यह लोकसभा भी जाएंगे। हैदराबाद की सीट से इन्होंने MP का चुनाव जीता और इस तरह से फाइनली अपनी पार्टी से यह लोकसभा पहुंचने वाले पहले इंसान बने। विधायकी की तरह ही लोकसभा के इलेक्शन में भी 1984 के बाद से लगातार हमेशा जीतते रहे और 2004 तक यानी कि उसी वक्त तक इनको सीट से कोई नहीं हिला सका कि जब तक इन्होंने खुद रिटायर होने का फैसला नहीं कर लिया। 2004 में रिटायर होते हुए भी उन्होंने यह सीट अपने बेटे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को सौंपी और जब से लेकर आज तक लगातार इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2004 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया था, मगर जो पार्टी थी उसकी ओवरऑल बागडोर अभी भी उन्हीं के हाथों में रही थी। मगर फिर सन 2008 में जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर उनकी इस पार्टी की बागडोर लंदन से पढ़कर आए उनके एक ऐसे बेटे के हाथ में आई जो बेटा किसी दौर में क्रिकेटर बनना चाहता था, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था।
मगर फिर एक्सीडेंटली अपने माँ बाप के कहने पर या कहिए कि अपने बड़े बूढ़ों के समझाने पर पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन हाँ, फिर पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद वो सब कुछ हासिल किया और अपनी पार्टी को भी उस मकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचाना इस इंसान के फादर या फिर ग्रैंडफादर का सिर्फ सपना ही था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि इस पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आ जाना ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से ही इस पार्टी ने अपनी दिशा, दशा, स्ट्रेटजी सब कुछ बदल डाली। आज इतने कम वक्त में यह पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। सन 2014 में ही पहली बार इस पार्टी ने हैदराबाद से बाहर कई विधायकी चुनाव जीता। उसके बाद तो इस पार्टी ने धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। आज यह पार्टी खुद अपनी स्टेट तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे इलाकों में एक्टिव नज़र आती है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बात की जाए और बी टीम कीवर्ड को छोड़ दिया जाए, यह भी भला कैसे मुमकिन है। दरअसल मामला यह है, जब से ही असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद और अपनी स्टेट तेलंगाना से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में लड़ने का फैसला किया है और अलग अलग इलाकों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू की है, तब से ही इनके ऊपर बीजेपी का बी टीम होने का इल्जाम भी लगने लगा है। यानी जब भी यह पार्टी किसी इलेक्शन में उतरने का फैसला करती है तो बीजेपी के मुकाबले में देश के जितने भी सेकुलरिज्म पार्टी हैं उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि दरअसल यह इलेक्शन में उतरते ही तब हैं और उतरते ही उसी कंडीशन में हैं कि जब इनके उतरने से सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा हो रहा होता है। अगर इनकी दौलत की बात की जाए तो उन्होंने अपनी नेटवर्थ तकरीबन 19 करोड़ इंडियन रुपए डिक्लेयर कर रखी है। बाकी दोस्तों, ओवैसी पर लगे इस बी टीम के टैग के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।